आज का टॉपिक है अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें। हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपना एक टाइम निश्चित करना होगा। प्रातःकाल का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है और प्रातःकाल में टहलना सबसे अच्छा माना जाता है। हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। 4 बजे हमें जाग जाना चाहिए सूर्य उदय से पहले। और 4 बजे जब हम जाग जाते हैं सूर्य उदय से पहले, तो वो जब हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, अच्छी अच्छी हवाएं मिलती हैं हमको। और जब हमको जब हम श्वसन करते हैं, जो हमारा फेफड़ा होता है बहुत अच्छी हवा को लेता है और हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। किसी किसी को श्वास की बीमारी होती है, जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, वो लोग अगर प्रातःकाल जल्दी उठ के और टहलें तो उनका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होगा। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय के पहले का जो टाइम होता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि उतनी टाइम हवाएं जो होती हैं बहुत ही विकारों से मुक्त होती हैं, उनमें हवाओं में विकार नहीं होता है। उसके बाद जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं, वो हमारे शरीर के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती हैं जितनी प्रातःकाल में। प्रातःकाल का समय बहुत ही अत्यंत उपयोगी होता है हम सबके लिए। इसलिए हम आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि हमें जल्दी अपना नियम एक बनाना होगा, उस नियमावली के साथ में चलना होगा। हमें प्रातःकाल जल्दी उठना होगा ताकि हम स्वस्थ रह सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इसके लिए हमें एक नियम बनाना होगा। आज का टॉपिक है कि हमारा शरीर, पहले के लोग थे उनकी अपेक्षा आज के जनमानव ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त क्यों होते जा रहे हैं। कारण सबसे बड़ा ये उत्पन्न हो रहा है, तो ये कारण क्यों ज़्यादा बनता जा रहा है, तो इस टॉपिक पे हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि पहले और आज में अंतर क्या है। तो आजकल हमारे पास सबसे ज़्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं। हमारे पास पहले इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। चाहे तो यातायात को लेकर कर लिया जाए तो जिधर से आप देखेंगे, जिस तरीके से समझेंगे, तो आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास बिजली है और खाने के लिए अनेक सारी सुविधाएं, खाने को बनाने के लिए अनेक सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, और हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। तो इसके लिए हमें आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो व्यक्ति थे, जो समाज था हमारा, इतना ज़्यादा पूर्णतया सक्षम नहीं था हर कार्य को करने के लिए। उसके पास चलने के लिए बैलगाड़ी हुआ करती थी और यातायात का साधन नहीं हुआ करता था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल यात्रा करते थे। और आज क्या है, हमारे पास मोटरसाइकिल है और हमारे पास अनेक साधन हैं जो हमें तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य सुगमता से कर लेते हैं। तो कुछ उसके विकार भी हैं और कुछ उसका लाभ भी हम लोगों को मिलता है। अगर विज्ञान हम सब के लिए वरदान है तो हम सब के लिए कहीं न कहीं से अभिशाप भी है, उसकी कुछ हानियाँ भी हैं। मोबाइल को एक उदाहरण मान लेते हैं तो मोबाइल से हमें लाभ अवश्य है, लेकिन उससे हानियाँ भी बहुत सारी हैं। क्योंकि आज का जो जीवन है, आजकल की जीवन शैली में मोबाइल को इस कदर शामिल किया गया है मानो एक हमारे शरीर का अंग बन चुका है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और खाने से लेकर उसका साथ सोने तक नहीं छोड़ते हैं। आपको ये बात अवश्य माननी होगी। और आप लोग देखते आ रहे हैं हमारे समाज में मोबाइल का इस्तेमाल कैसे, किस तरीके से किया जा रहा है। आज के जनरेशन में बच्चों को मोबाइल इतना प्रिय है कि वो खाने के टाइम भी मोबाइल को छोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम जब भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं उतने भी समय में हमें भोजन
को ग्रहण करते हुए भी मोबाइल को छोड़ा नहीं जाता है। एक तरफ मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल में जो भी हमें अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो भी वीडियो हमें अच्छे लगते हैं उसको देखते जाते हैं और खाने की तरफ मन को कम लगाते हैं। अब हमारा कंटिन्यू निवाला मुंह में जा रहा है, लेकिन हमारा जो वीडियो, हमारी जो आँखें हैं और सीधे मन जो हमारा है वो कंटिन्यू वीडियो की तरफ रहता है। हम वीडियो को देख रहे होते हैं उतनी टाइम के लिए, भोजन को प्राप्त कर रहे होते हैं और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तो भोजन हमारे शरीर में लगेगा कैसे। सबसे बड़ी बात ये, इसीलिए पहले के ज़माने के लोग कहा करते थे कि भोजन करते समय एक नियमावली बनाए थे कि हमें भोजन करते समय हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे नहीं तो हमारा मन इधर से उधर लगेगा नहीं, हमारा मन एकाग्र रहेगा भोजन पे। तो हम भोजन को जब प्राप्त करेंगे तो हमारा भोजन जो है अच्छे से पचेगा और वह शरीर में हमें अच्छे से लगेगा और शरीर में विकार नहीं उत्पन्न करेगा, पेट को हमारे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब हम भोजन करते समय इधर उधर मन को भटका के रखते हैं तो क्या होगा, हम भोजन जरूर कर रहे हैं लेकिन उससे क्या हानियाँ है, वो भोजन हमें हमारे शरीर में सही तरीके से पचने का काम नहीं करता है। तो हमें इससे विकार होते हैं, हमें अपच हो जाती है और इससे अनेक सारी बीमारियां बनती हैं। जब शरीर में, पेट में अपच होगी तो शरीर में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके लिए शरीर में कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे बड़ी कमी ये हो गई। और सोते समय भी मोबाइल को नहीं छोड़ा जाता। मोबाइल को यहाँ तक कि वीडियो देखते हुए जब तक नींद व्यक्ति को नहीं आ जाती है तब तक वो कंटिन्यू वीडियो को देखता रहता है, मूवी देखता रहता है, जो भी उसकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं उनको देखने का कार्य करता है। और मोबाइल अंत में जब छूट जाता है तब वो पड़ा रहता है ऐसे ही। फिर सुबह जब नींद खुलती है, आज के जनरेशन में सबसे पहले क्या होता है, जब नींद खुलेगी तो सबसे पहले उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट कहाँ होगा, मोबाइल को। सबसे पहले मोबाइल को ही छुएंगे और मोबाइल को ही देखना पसंद करेंगे कि मोबाइल देखें, फिर वीडियो चालू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जो रेडिएशन मोबाइल से निकलता है ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे रेटिना के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक है, ये हानिकारक है। जब हानिकारक, इससे हमें हानियाँ होती हैं, हमारे मन में विकारों का उत्पन्न होना होता है और हमारा मन जब हटता नहीं इधर उधर से तो एक कार्य, हम अपने दिमाग में एक ही कार्य को लेकर चल सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए एक योजना बना ली जाए तो वो सुगमता से होगा। तो जिस कार्य पे हम मन लगाएंगे उसी कार्य पे हमारा मन लगेगा। तो ये सारे विकार हैं। इससे अगर हानि है तो इससे लाभ भी कहीं है, तो इससे लाभ से ज़्यादा कई गुना हानियाँ हैं। तो इसका जो रेडिएशन होता है इससे हमें सारी बीमारियाँ होती हैं, शरीर में अनेक सारी बीमारियाँ होती हैं। तो मन को जब हम केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे सारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा टॉपिक मैं आज यही लेके आया था कि हम अपने नियम और संयम से सारे कार्यों को अगर करते हैं, हमारा सारा कार्य भली भांति होगा। तो हमें एक नियमावली, एक नियम तैयार करना होगा। हम पहले के लोग जो थे, यातायात का साधन नहीं था तो वो पैदल चलते थे, व्यायाम करते थे और प्राणायाम करते थे। उनके अंदर एक सिस्टम बहुत अच्छा था, खान पान का सिस्टम बहुत अच्छा था, दवाइयाँ नहीं थी। आज के ज़माने में देखते हैं किसान लोग जो होते हैं तो किसानों का क्या कार्य है, किसान लोग इतना ज़्यादा दवाइयों का उपयोग करते हैं, इतनी ज़्यादा जैविक खादों का उपयोग करते हैं अपने खेतों में। तो क्या होता है, उससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हम सब्जी उगाते हैं, तो उसमें भी उसका अंश अवश्य जाता है। अगर सपोज डेट आप किसी के बगल में बैठे हुए हैं, उसके विकार जो होते हैं हमारे अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब पेड़ को ज़मीन से टच करवा कर उगाया जाता है तो अगर ज़मीन में जो खनिज लवण होते हैं वो तो शोषित ही करता है पेड़, तो उसके जो विकार हैं, अवगुण हैं या गुण हैं, उसको भी तो अवशोषित ही करता है, उसको भी तो लेने का कार्य करता है। तो जब हम जैविक खादों का उपयोग करते हैं अपने ज़मीन पे, अपने खेतों में, तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे पेड़ पे पड़ता है। तो क्या होता है, उसके भी केमिकल जो होते हैं पेड़ में शामिल होते हैं, उसमें जो फल लगता है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। पहले के लोग क्या थे, अपनी जीविका चलाने के लिए थोड़ा बहुत खाना खा लेते थे। आज के ज़माने के लोग हैं, इतना ज़्यादा अच्छा भोजन करने के उपरांत भी बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं।
पेट की सारी समस्या हो रही हैं, शुगर हो रहा है, बालों का झड़ना हो रहा है, अनेक सारी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ये तो हमारे खान पान पर निर्भर करता है और हमारे पेट के डाइजेशन पे निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। तो हमें तो सबसे बढ़िया काम ये करना होगा कि हमें अपनी बागवानी जहाँ हो, जहाँ बाग लगी हो, जहाँ खेत थोड़ा बहुत हो, वहाँ पे आराम से अपनी सब्जी उगा लें। जो भी मौसमी सब्जी हो, जो भिंडी का टाइम हो भिंडी को उगा लें, कद्दुआ का टाइम हो कद्दुआ लगा लें, लौकी लगा लें। और लौकी से एक बात याद आती है कि मार्केट में जो लौकी उगाई जा रही है, लोगों का कहना है कि उसमें साइंटिफिक तरीके से लौकी को उगाया जाता है। लौकी को सुई लगा के बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो अब उसमें केमिकल है, बताते हैं कि सुई लगा देते हैं, सुबह मॉर्निंग में देखते हैं बड़ी भारी की लौकी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं जो अप्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति के रूप से खिलवाड़ करके प्रकृति के साथ जुड़ के जो कार्य होता है वो सार्वभौमिक सत्य है कि वो अच्छी तरीके से होगा। और जो केमिकल से बढ़ाया जाता है उसमें क्या ताकत होगी, उसको वो तो केमिकल से बढ़ा हुआ है, वो शरीर में केमिकल हमारे भी शरीर में जाता है, उनको फ़ायदे से मतलब है। तो ये कहीं न कहीं से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। हमारे शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, बाल जैसी समस्या आती है। आज की युवा पीढ़ी बालों से परेशान है, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो क्या है, ये हम सबके लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ें हैं जो हम जैविक चीज़ों को ले रहे हैं, दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। पहले के लोग क्या थे, खर पतवार, यानी कि हमारे कहने का मतलब, हमारा मोटो ये है कि पहले के लोग जो औषधीय पौधे हैं उनके बारे में जानकारी रखते थे और वैद्यों को बुलाते थे, वैद्य हुआ करते थे। आज तो उनका रूपांतरण हो गया, आज तो डॉक्टर के रूप में बन के आ रहे हैं, वो चिकित्सक हैं। तो वो भी चिकित्सक थे, लेकिन उनकी जो पद्धति थी वो हमारे पेड़ पौधों पे निर्भर थी। पेड़ों को लेकर कि इस पेड़ को पत्तियों का उपयोग किया जाए, फोड़ा हो गया तो इस पत्ती को फोड़े पर लगाया जाए तो इससे क्या होता है, फोड़ा बैठ जाएगा। तो इससे क्या होता था, हमारे पास तब दवाइयाँ नहीं थी, अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग नहीं होता था, तो केमिकल का उपयोग नहीं होता था। तो केमिकल हमारे शरीर में कहाँ जाता है भाई, हम औषधीय चीज़ों का उपयोग करेंगे तो अगर हमें लाभ नहीं करते तो हानि भी नहीं पहुंचाती शरीर को। तो ये ही सब कारण है हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होने का कि थोड़ा भी दर्द हुआ, थोड़ा भी अगर मस्तिष्क में दर्द हो रहा है तो क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक पैरासीटामोल ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं और तुरंत हमें आराम हो गया। लेकिन उसका विकार क्या है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जो केमिकल हमें तुरंत लाभ पहुंचाने का कार्य करता है तो कहीं न कहीं से उसका विकार अवश्य है। तो हमें जड़ से इसको खत्म कैसे किया जाए। तो जो हमारी औषधीय पद्धति है, जो हमारी औषधीय पौधों से है, तो ये क्या होता है, इसका जो क्रम होता है 1 2 3 4। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो धीमी गति में कार्य करता है। जैसे कि हमारे सर में अगर दर्द हो रहा है तो हमें अपने मन को शांत रखना होगा। हमें अगर दृढ़ता से अच्छी तरीके से सोचा जाए तो हमारे मन में एक ऐसी कुरीति अवश्य है कि किसी बात को लेकर हम चिंता का विषय बना के रखें, तभी तो हमारे सर में दर्द होगा, अन्यथा दर्द तो नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे शरीर में क्या है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, इनका विशेष काम वही है कि जो हम कार्य को करने सुगमता से करने का कार्य करते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट हमारा है माइंड को जोड़ता है पेट। अगर हम अपने माइंड से अच्छे हैं तो पेट भी हमारा सही रहेगा, ठीक है। और अगर अपने माइंड से हम अच्छे नहीं हैं, दिमाग से अच्छा कार्य, अच्छी बातों को सोचना नहीं होता है, तो हमारा पेट भी सही नहीं रहेगा, हमारा शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भली भांति से नहीं होंगी। तो हमें सबसे अच्छा कार्य ये है हमारे लिए, हम सब के लिए एक अच्छी बात ये है कि अपने माइंड को सुंदर रखो, माइंड को अच्छा बना के रखो आएंगे। क्योंकि इसीलिए लोगों को बताया जाता है कि माइंड को कैसे अच्छा किया जाए, एक रूटीन शामिल की जाए। तो रूटीन कैसे बनाते हैं, जैसे कि सपोज हम अपने रूटीन को बनाने में एक ऐसा नियम बनाते हैं कि अपने माइंड को लगाते हैं कि हमने 7 बजे नाश्ता कर लिया। तो 7 बजे जब नाश्ता करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं 7 बजे नाश्ता करके और 12 बजे भोजन को प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भोजन को 12 बजे प्राप्त करते हैं, 12 बजे भी प्राप्त नहीं करते हैं, सीधे शाम को खाते हैं। तो एक अपना एक नियम बनाना होगा कि हम जिस तरह, हमारे कहने का मेन मतलब ये है कि जिस तरीके से हैं अपना माइंड जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे वो वस्तु उसी तरीके से भली बात अच्छी तरीके से होगी। तो
मेरा मेन उद्देश्य है कि हम अपने मन को शांत करें। अपने मन को इसीलिए पुराने लोगों ने ऐसा किया कि अपने मन को शांत करने के लिए कैसे एक नियमतापूर्ण नियम को बनाया गया, ताकि अच्छी प्रकार से अपना नियम शामिल हो सके, अपने नियम को शामिल कर सके।